भारत की बात है में सबसे बड़ी खबर है ये जो जासूसी या कहूं झूठी या झूठी जासूसी पर ये जो टूल किट गैंग बेनकाब हो गया है दर्शक। जी हां, इस पर करेंगे बात। पेगासस से जासूसी को लेकर भारत सहित दुनिया भर में हंगामा मचा है, लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उल्टा, बिल्कुल जैसे उल्लू की गर्दन घूमती है वैसे घूम गई है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यू टर्न ले लिया है। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले ही बताया था, रिपब्लिक नेटवर्क के खुलासे पर मुहर लगा दी है, लेकिन देश का विपक्ष सच सुनने को तैयार नहीं। कागज फाड़ रहे हैं आप राज्यसभा के पटल पर मंत्री का, लेकिन जवाब नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जवाब से आपको डर लगता है। आप जनता को भयभीत करना चाहते हैं। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक भारतीय का मोबाइल फोन मैं भी यूज करता हूं, आप भी यूज करते हैं। दर्शकों, मैंने आज पूछा एक साइबर एक्सपर्ट से कि क्या हर एक भारतीय का मोबाइल फोन रडार पर है, क्या डरना चाहिए एक आम भारतीय को? तो बोला गया नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। पहले आपको बताते हैं आज हम कि क्या बड़ा खुलासा हुआ है, कैसे जासूसी की थ्योरी को खारिज कर दिया है उन्होंने ही, जिनके नाम को इस्तेमाल कर कुछ लोग इसको फैलाना चाह रहे थे। दरअसल पेगासस साजिश डिकोड हो गई है, उसकी परत दर परत खुल गई है। भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, और अब आपके चैनल ने, रिपब्लिक नेटवर्क ने पहले दिन कहा था, और अब उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मोहर लगा रही है। क्या कह रही है बताएंगे आप। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यू टर्न, जैसे मैंने आप कहा ना, आपको उल्लू की तरह गर्दन पलट ली है, घुमा लिया है चाहे। कहा है हमने पेगासस की लिस्ट का दावा नहीं किया है, नहीं किया। एनएसओ ने फोन रिकॉर्ड के कोई सबूत हमारे पास नहीं है। हां, ठीक सुन रहे हैं आप, ये आप या मैं नहीं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है। कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया होगा। ये कौन कह रहा है? एमनेस्टी, जिससे देशी और विदेशी मीडिया शामिल है। ये कौन कह रहा है? एमनेस्टी। सीधे सीधे कहे तो एमनेस्टी मीडिया रिपोर्ट से किनारा कर लिया है। क्यों? झूठ से तो किनारा करना ही पड़ेगा, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। एनएसओ ने पहले ही रिपोर्ट का खंडन कर दिया था। एनएसओ ने साफ कहा कि सरकारी एजेंसियों को ही सॉफ्टवेयर देते हैं, और यह सॉफ्टवेयर अपराध और आतंकवाद रोकने के लिए मददगार है। किसके लिए मददगार है दर्शकों, ये समझिए। किसके लिए? आतंकवाद। अगर कोई जम्मू कश्मीर में बैठा आतंकवादी पाकिस्तान में अपने सरगना से बात कर रहा है, अपने आका से बात कर रहा है, तो उसके लिए है यह सॉफ्टवेयर। कोई बांग्लादेश से अवैध तरीके से आना चाहता है, मोबाइल पे बात कर रहा है, उसके लिए है यह सॉफ्टवेयर। कोई म्यांमार से ड्रग्स ला रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए है। हमारे जाबाज सिपाहियों की जानकारी बढ़ाने के लिए है बॉर्डर पे, जो देश के विरोधी कसाब जैसे लोग हिंदुस्तान में आके, मुंबई में आकर हंगामा मचा दे, मोबाइल पे बात करते रहें और पता ना चले, उसके लिए है ये। और कह रहा है एनएसओ भी, क्या सरकार को बेचते हैं ताकि देश विरोधी, मानव विरोधी, मानव तस्कर, ड्रग्स तस्कर, इन सबको रोकने के लिए। और हम बताते हैं कि इस जासूसी पर शुरू से ही सवाल या निशान क्यों उठ रहे हैं, और अब उसका जवाब मिल गया है। कहा गया कि सरकार ने जासूसी कराई, लेकिन इसके लिए एक भी सबूत नहीं। जिसका मन आया लिखा। जी हां, आर्टिकल लिखे गए, भारत में लिखे गए, भारत के बाहर, लेकिन तथाकथित कहा गया शायद ऐसा है। हमारे सूत्रों के अनुसार हमको बताया गया, लेकिन किसी के भी पास आधिकारिक जानकारी नहीं है। विपक्ष के नेता संसद से लेकर सड़क तक शोर तो जरूर मचा रहे हैं, और उनका अधिकार है, मचा सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने सरकार का जवाब लिया? प्रधानमंत्री ने कहा दोनों सदन शुरू होने के बाद कि तीखे से तीखे सवाल पूछो। क्या बोलने दिया? आज क्या किया अश्विनी वैष्णव के साथ? हाथ में कागज था, लेके फाड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए आप। क्या यह है डेमोक्रेसी? क्या यह आपको संविधान सिखाता है? क्या इसलिए आप जनता के पास हर 5 साल में हाथ जोड़ के जाते हैं और कहते हैं
कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी बात उठाएंगे। आपको लगता है ये जनता के लिए जरूरी है, ये आपका अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार को जवाब तो देने दीजिए। आप संतुष्ट ना हो तो पूछिए, 100 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, लेकिन जवाब तो लीजिए। भारत एनएसओ का क्लाइंट है, लेकिन इसका कोई सबूत है? किसी के पास है? सरकार ने कहा मनगढ़ंत है, झूठ है। हमारे भी सूत्रों ने बहुत कुछ कहा, मैंने तो आपको नहीं बताया कि सूत्रों ने बताया कि जो जो लोग कह रहे हैं उनका नाम है और जिन्होंने लिखा है उनके खिलाफ सरकार के पास कितने केस हैं। क्यों? पुख्ता जानकारी आने दीजिए ना। आपने यह कह दिया कि भारत सरकार हजारों 100 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है, उनके मोबाइल फोन, यानी अगर मेरा ये मोबाइल बंद है तो भी इसका कैमरा सरकार देख सकती है, इसका ऑडियो देख सकती है। कैसे? जब सरकार मना कर रही है तब भी आप क्यों झूठ फैला रहे हैं? कई नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का आरोप लगाया गया, लेकिन यह सिर्फ अंदाज है, अंदाजा है, इसका कोई सबूत नहीं है। देशवासियों, कोई सबूत नहीं है इसका। तो फिर किस किस की झूठी जासूसी की बात कही गई, बताएंगे हम आपको आज। इस लिस्ट में पहला नाम सोचिए जरा किसका हो सकता है? सबसे वरिष्ठ नेता जो अपने आप को खुद माने, राहुल गांधी। राहुल गांधी का आया पहला नाम। राहुल का नाम आते ही हंगामा शुरू हो गया संसद के मॉनसून सत्र में। प्रधानमंत्री ने कहा सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछे, हंगामा मचाया। वैक्सीन की बात नहीं, किसान की बात नहीं, जो सब इतने दिनों से कह रहे थे, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई कोविड से लड़ने के लिए। पहली वेव, दूसरी वेव झेली है आपने और हमने। इन नेताओं ने तो अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे, कई सत्तारूढ़ नेताओं ने भी। कौन आया था आपकी मदद पे जब अस्पतालों में डॉक्टरों ने कहा था ले जाओ अपने भाई, अपने बहन, अपने मरीजों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को ऑक्सीजन नहीं है, बताएं आप। लेकिन आज कांग्रेस वो मुद्दा नहीं उठाएगी, ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, उनके अनुसार उनका मोबाइल टैप हो रहा था। और दूसरा नाम, खेला होवे दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी। जी हां, ममता बनर्जी के रिश्तेदार और वरिष्ठ टीएमसी नेता और सांसद, जी हां विधायक है, उनका नाम आया। तो सोच रहे हैं आप, ये दो नाम देखिए, कुछ समझ में आता है आपको? तीसरा नाम हम दिखा रहे हैं आपको, अश्विनी वैष्णव, लेकिन इसको लेके एक अलग सवाल है। लेकिन ये दो नाम देखिए, राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी। ये दो नाम देखिए सिर्फ, एक राहुल गांधी, एक अभिषेक बैनर्जी। सोचिए किस लिए? क्यों? इनको लगा कि इनके मोबाइल की खबर अगर है, 1 मिनट के लिए आंख कान बंद करके मान लीजिए, इनके मोबाइल की खबर पूरे भारत की कोविड की लड़ाई से ज्यादा जरूरी है। आप सवाल उठाइए ना, अभिषेक बैनर्जी अपने सांसद शांतनु देव को क्यों नहीं कहते कि आप जाएं, सवाल उठाएं। अश्विनी वैष्णव, जिनका खुद का नाम कहा गया है इसमें, प्रहलाद सिंह पटेल, दोनों मंत्री हैं इसमें। मतलब समझ से परे है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल जो ऑलरेडी मंत्री थे, उनके विभाग बदले गए हैं, और अश्विनी वैष्णव जो नहीं थे, आ रहे थे, उन पर सरकार खुद करा रही थी। मतलब सोचिए, समझ रहे हैं आप दर्शकों, ये कितनी बेतुकी बातें हैं। और कौन है अश्विनी वैष्णव, ये आपको समझने की जरूरत है। कौन है? ओडिशा से आते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वाजपेयी, जी हां सुनिए अब आप, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रह चुके हैं। राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुए अश्विनी वैष्णव 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने 15 साल तक कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और 2019 में उन्होंने उड़ीसा के से बीजेपी का टिकट पर राज्यसभा का चुनाव जीतकर, जी हां समझे आप, 15 साल तक अफसर रहे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे,
राजस्थान से आने वाले, उनका वहां जीतना बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि पार्टी के पास विधायकों की संख्या इतनी कम थी कि उतने में चुनाव जीतना काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जीते। और ऐसे व्यक्ति पर आप कह रहे हैं जिन पर नवीन पटनायक खुद भरोसा रखते हो, और मतलब सत्ता और विपक्ष दोनों अश्विनी वैष्णव पर भरोसा रखते हैं, लेकिन विपक्ष के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर टैपिंग कर रहे थे। दूसरा नाम प्रहलाद सिंह पटेल, मोदी सरकार में जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है इस समय। प्रहलाद सिंह पटेल की सूची में नाम आने से केंद्र के, जी हां, मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, खलबली मच गई वहां। कमलनाथ ने इसको लेकर केंद्र सरकार और शिवराज पर निशाना साधा। शिवराज ने इसे देश के खिलाफ साजिश बताया, और यह सच है। मध्य प्रदेश के दमों से बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कोयला राज्य मंत्री रह चुके हैं। पटेल लोधी राजपूत जाति से आते हैं। ये इनके बारे में जानकारी इसलिए देना जरूरी है कि आपको समझ तो आए कि किन लोगों का नाम विपक्ष उठा रहा है, और ये लोग सिर्फ सवालिया निशान के बल पे उठा रहे हैं। एक और नाम पीके के नाम से जाने जाते हैं, प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार का नाम भी इसमें आया। उन्होंने तो इस फेक न्यूज में आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मोबाइल 3 बार बदला, यानी उनको शक था। बंगाल चुनाव में ममता की जीत के बाद प्रशांत किशोर फिर एक्टिव हो गए हैं। उनकी इस बार बात चल रही है कि वो कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी, जी हां, जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी ना बन जाएं। शरद पवार से लेकर राहुल गांधी तक मुलाकात कर रहे हैं उनसे। मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बंगाल में एक बात कही थी कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी, और नहीं किया बीजेपी ने पार। तो अगर प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी सरकार सुन रही थी, और अगर मैं ये खबर मान लूं एक बार फिर आंख और नाक बंद करके, तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी को जानने के बाद भी उस पर पलटवार नहीं कर सकती थी और हरा सकती थी ममता बनर्जी को? समझिए हर चीज को। ये प्यादे हैं, इनको सही जगह पर रखिए, क्योंकि राजनीति चौसर का वो बोर्ड है जिस पर एक एक पारी चली जाती है। और अगर कोई कहे कि मेरे आंख और कान, क्योंकि आजकल तो यही है आंख और कान हर एक नेता का, तो अगर ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि उन्होंने अपना मोबाइल 3 बार बदला, तो फिर क्या, अगर सरकार को मालूम था, तो क्या सरकार करने के बाद भी प्रशांत किशोर की नीति के खिलाफ अपनी पलट नीति नहीं बना पाई? पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम दे दिया इन्होंने, कुछ नहीं मिला तो। 2016 में भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। 2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस समझौते के दौरान लवासा ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इन नामों के सामने आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। मॉनसून सत्र के ठीक पहले जैसे ही ये फेक न्यूज सामने आई, बीजेपी ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। देशवासियों, क्या जानबूझकर? आप मुझे बताइए। संसद कल शुरू होने जा रही है। अचानक पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां जुड़ गईं। किस लिए? कि 24 घंटे पहले भारत में संसद शुरू होने जा रही है। आप ये नाम ले आओ। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? क्या ये सब अपने आप ऐसे ही हो गया, या बहुत कुछ सोच समझ के किया गया? ये आपके लिए है, फॉर ऑफ अ थॉट जिसे कहते हैं। सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, सोचिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये पेगासस नाम का ये जो कीड़ा है, ये है क्या और ये काम कैसे करता है। अब समझिए आराम से। यूजर के एसएमएस, जैसे किसी ने आपको एक मैसेज भेजा, जैसे एसएमएस कहते हैं। यूजर यानी आप, जो इस मोबाइल फोन का उपभोक्ता है, वो इसे पढ़ता है। जैसे आपके पास ईमेल आती है, यूजर इस ईमेल को पढ़ता है। कॉल आती है, आप इस कॉल को सुनते हैं। बातचीत रिकॉर्ड करता है ये सॉफ्टवेयर बिना सहमति के, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके फोन पे एक मैसेज आया था। आजकल देखिए 100 मैसेज आते हैं आपके फोन पे। कोई सब्जी बेचना चाहता है तो कोई साड़ी, कोई कपड़े बेचना चाहता है तो कोई परचून का सामान, टेलीमार्केटिंग। उसके खिलाफ भी एक है कि आप चाहें तो डीएनडी लिस्ट में लिखवा सकते हैं अपना नाम, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत उपभोक्ताओं को नहीं पता, तो वो होता है। लेकिन
वो बिना आपकी अनुमति लिए अगर ये मैसेज, ये वायरस आ गया तो ये डिवाइस हैक कर लेता है। एंड्रॉयड हो, iOS हो, दोनों को हैक कर सकता है। यानी जो लोग कहते थे कि iOS आईफोन को हैक नहीं होता, वो भी हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, जैसे ममता बनर्जी ने, ऐसा ही फोन उनके पास भी था, उन्होंने यहाँ टेप लगा दिया पीछे कैमरा पे और यहाँ आगे जो सेल्फी वाला कैमरा होता। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ये जो है, ये माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को हैक कर लेता है पेगासस। और उसके बाद ये फोन बंद हो या ना हो, आपकी बात जाती रहती है, आपका कैमरा चलता रहता है। आप सोच रहे हैं, सो रहे हैं, कैमरा रखा है, आप खर्राटे ले रहे हैं, साहब कोई सुन रहा है आपके खर्राटे, लेकिन वो ऐसा हुआ है कि नहीं, ये सवाल है। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि पेगासस क्या कर सकता है। पेगासस की इतनी क्षमता है। आसान शब्दों में समझिए कि क्या है ये जासूसी का मामला, जिसको शोर सड़कों से लेकर संसद तक है। नेता के हाथ से कागज छीन लिए जा रहे हैं। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट मीडिया में छपी। इसमें करीब 50,000 लोगों की जासूसी का दावा किया गया। पत्रकार, नेता, मंत्री की जासूसी का दावा है। भारतीय पत्रकारों का, नेताओं का भी जासूसी करने का दावा किया गया है। दावा किया गया। एमनेस्टी ने भी ये नहीं कह रही हुआ है। जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हुई है, यह कहा जा रहा है। यह बात कही गई है, इसके भी सबूत नहीं है। इसको लेकर संसद में विपक्ष में हंगामा हुआ। हंगामा क्या, हुड़दंग हुआ, ड्रामाबाजी जारी है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जवाब मांगा। केंद्र ने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्र की सफाई के बाद भी हंगामा जारी है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल यू टर्न, उल्लू की तरह। इसके बावजूद विपक्ष ने संसद का कामकाज ठप कर दिया है। काम नहीं हो रहा। यानी आपके और हमारे सवाल, कोविड की तीसरी लहर आ रही है, उससे कैसे निपटेंगे। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, कौन गया? गए राहुल गांधी, गई बहन जी मायावती के नेता नहीं, गए अखिलेश यादव के नेता, हां या नहीं बताएं। यह कितना महंगा है, जरा सोचिए, अंदाज लगाइए। 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50, 60, बोलता रहूं। पेगासस के एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख, 7 नहीं 70 लाख है। 70 लाख एक लाइसेंस है, जिसमें कई फोन, यानी 20 से 25 और ज्यादा से ज्यादा 500 फोन मॉनिटर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 50 फोन की ट्रैकिंग होती है। यानी अगर 50,000 नाम है, जैसा कि कहा जा रहा है इस तथाकथित रिपोर्ट में, 50,000, तो 500 के लिए 70 लाख है भाई साहब। गणित कर लीजिए आप सब। शो के बाद बताऊंगा एक के लिए कितना खर्चा। मेरी टीम कर रही है कैलकुलेट, मेरे को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, मुझे बता देंगे, मैं बता दूंगा आपको। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से 10 लोगों की जासूसी के लिए 9 करोड़ रुपए लिए गए। 9 करोड़, जिसमें 4 करोड़ 84 लाख रुपए 10 फोन की हैकिंग का चार्ज था। ये सुना आपने, 10 के लिए। वहीं 3 करोड़ 75 लाख रुपए इंस्टॉलेशन की फीस के तौर पर लिया गया। ये सब मनगणन चल रहा है साहब। पेगासस के 1 साल के लाइसेंस के लिए 60 करोड़ रुपए लिए गए थे। किसने दिए? क्या पेगासस ने कहा? क्या एनएसओ ने कहा? क्या एमनेस्टी ने कहा? किसने कहा कि यह पुख्ता जानकारी है? कहा किसी ने? कोई नहीं बोल रहा, चुप है सब सवालिया निशान पे चल रहा है, सब तथाकथित पे चल रहा है। तो अब आपको आगे बताते हैं। 1 साल में इतने पैसे खर्च। पेगासस जासूसी की यह नई लिस्ट आई है। जब इनसे नहीं भरा मन, इनसे नहीं हुआ, तो एक नई लिस्ट, एक एक फोटो पर नाम लिखकर आपको हम बताएंगे, दिखा रहे हैं। जासूसी की नई लिस्ट है। इमरान खान प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं कौन ये आप भी जानते हैं। कठपुतली हैं आर्मी की, ISI की, पाकिस्तान। इमानुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। ब्रह्मन सालेहा राष्ट्रपति हैं इराक के। ये नाम हैं, ये 4 नाम जरा देखिए। इमरान खान, मैक्रोन, दक्षिण अफ्रीका के और इराक के। ये 4 आपके स्क्रीन पे हैं, 4 तस्वीरें। इमरान खान को करके क्या मिलेगा? वहां तो आधी ISI, आधी आर्मी,
आधे आतंकवादी वैसे ही बैठे हैं विदेशी एजेंसियों की गोद में। MI5 ले लीजिए, KGB ले लीजिए रूस की, CIA ले लीजिए अमेरिका की, इंग्लैंड की MI5 मैंने आपको बताया, वो तो पहले ही बैठे हैं गोद में। इमैनुअल मैक्रोन, और आप बोल रहे हैं कि फ्रेंच इंटेलिजेंस को पता नहीं चला। आज तक अगर इन NSOs को किसी ने तोड़ा है तो वो फ्रेंच एंटी स्पाईवेयर एजेंट्स थे, जिन्होंने, यानी ये जो कीड़ा आता है ना, जो ये कहते हैं कि फोन में घुस गया, उसको अगर किसी ने तोड़ा है तो वो फ्रेंच एंटी स्पाईवेयर एक्टिविस्ट थे। और आप कह रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति का हो रहा था और उनको पता नहीं था। इस खुलासे के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। दरअसल सच सुनकर विपक्ष बौखला गया है, समझ नहीं पा रहा देश की चुनी हुई सरकार की सफाई पर विपक्ष को आखिर भरोसा क्यों नहीं, और क्यों, अगर नहीं भी है तो आप सवाल पूछिए ना। अगर प्रधानमंत्री जवाब दे, नेता जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे, आप जवाब कहां देने दे रहे हैं? मेरी दिक्कत तो इससे है। मेरी दिक्कत यह नहीं कि आप सवाल क्यों पूछते हैं, यह नहीं कि आप बार बार सवाल क्यों पूछते हैं, यह नहीं कि आपका हर सवाल इस पे क्यों है, यह कि सवाल पूछ रहे हो भाई तो डिबेट में जवाब तो ले लो सरकार से। अगर हम सिर्फ सवाल पूछते रहे और जवाब ना ले नेताओं के तो कैसा लगेगा दर्शकों? यही हो रहा है। आखिर संसद में हंगामा क्यों? संसद किस लिए है? पिछले 3 दिनों से पेगासस जासूसी को लेकर विपक्ष ने संसद में कोहराम मचा दिया है। IT मंत्री, मैंने आपको बताया, अश्विनी वैष्णव आज राज्यसभा में रोका गया फिजिकली, शारीरिक तौर पे। TMC सांसदों ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ दिया गया। माननीय, मैं तो तू और मैं होता रहा। संसद के उच्च सदन में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उम्मीद नहीं थी राज्यसभा में, अपर हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखों का, गणमान्य व्यक्तियों का हाउस, ज्ञानियों का हाउस। और क्या हुआ वहां मंत्री के साथ, वो दिखाया हमने आपको। लेकिन इसके पीछे ये जो पेगासस जासूसी केस पर अपना बयान देने उठे थे मंत्री, उनको चुप क्यों कराया? विपक्षी दलों ने उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया? TMC के सांसदों ने आखिर बोलने क्यों नहीं दिया? वो हम आपको दिखाएंगे आज कि क्या बोलना चाहते थे मंत्री। सुनिए सिर्फ अपने चैनल रिपब्लिक भारत पर, और फिर इसको आगे और बताएंगे कि क्या है इसकी असलियत। सुनिए। जैसा मैंने कहा, अश्विनी वैष्णव को सुनाएंगे हम आपको अगले कुछ ही देर में, क्योंकि जरूरी है। TMC सांसद शांतनु सेन गए और अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज लेके फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि अश्विनी वैष्णव ये बताना चाहते थे आपको। देशवासियों, मैं बार बार कहता हूं, ये 1989 की संसद नहीं। अब हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण आप लोग देख सकते हैं अपने टेलीविजन चैनल लोकसभा, राज्यसभा टीवी पे। इसी के बारे में एक खास रिपोर्ट बनाई है हमारी टीम ने आपके लिए, वो देखिए और फिर वापस आते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। Some members are disturbing the house. जासूसी कांड पर विपक्ष का बवाल। The house stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July. सड़क से लेकर संसद तक हंगामा। राज्यसभा में TMC ने तोड़ी मर्यादा। पेगासस जासूसी कांड का मामला धूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ तो उन रिपोर्टर्स पर ही सवाल उठ रहे हैं जिनसे जासूसी का मामला सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल दिया है। कई शहरों में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। राज्यसभा में IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जैसे ही पेगासस जासूसी मामले पर बयान देने के लिए उठे, विपक्षी दलों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। सदन में नारेबाजी होने लगी।
इस नारेबाजी और हंगामे के बीच टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से स्टेटमेंट छीनकर फाड़ दिया और उसे उपसभापति की तरफ उछाल दिया। विपक्ष के इस बर्ताव पर बीजेपी सांसद भी आक्रामक हो गए और फिर सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो ये इनके लोकशाही की प्रणाली का हमको लगती नहीं है। इनको लगता है गुंडागिरी यहाँ पे करने की उनको लग रहा है। दिन के कारण सिर्फ पेगासस नहीं था, फार्मर्स इश्यूज थे और भी बहुत सारे मुद्दे थे। वरिष्ठ मंत्री का जो व्यवहार रहा, कम से कम संसदीय इतिहास में मैं समझता हूं आज तक हमने कभी नहीं सुना। There are 10 Indians on that list whose phones were examined and found to be contaminated by the Pegasus virus. So the question is, who has put the Pegasus virus there? विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। विपक्ष पर देश की छवि को खराब करने का आरोप लगा है। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। फिलहाल जासूसी को लेकर हंगामा जारी है, लेकिन जिस मुद्दे पर विपक्ष सियासी दम भर रहा है उसे बीजेपी फेक बता रही है। अब देखना होगा मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, सरकार आके बोल रही है, मंत्री दर मंत्री आके बोल रहे हैं कि कुछ है नहीं, जिसने दिया है वो ही कुछ कह रहा है मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। उसके लिए आपकी और मेरी जान से ज्यादा ये है, उनके मोबाइल फोन सेफ है कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा है। आपकी और हमारी जान से ये असलियत है, क्योंकि संसद में कोविड को लेकर जो बैठक बुलाई गई उसमें कोई नहीं गया। इस पे हम आपको मिनट मिनट क्षण क्षण की खबर लाते रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि ये भारत की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और होंगे भी, इलेक्शन आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये सुना था आपने, आज दिखा रहे हैं आपको एक बार फिर। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। अवैध है शब्द, अवैध, किसी के अपने घर पे नहीं, अवैध कब्जे पर। इसमें सबसे खास बात यह है कि योगी सरकार ने बुलडोजर दिल्ली में चलाया है, जहां यमुना किनारे उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर रखा था, जो भारतीय नागरिक भी नहीं है और जिन्हें दिल्ली की केजरीवाल सरकार का समर्थन कहीं ना कहीं हासिल था, पर्दे के पीछे से हासिल था। उनके विधायक जाके उनके साथ बैठते थे, कहते थे कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर चला क्यों? भारतीय नागरिक नहीं हो, भारत ने तुम्हें शरण दी, तुम्हें आने की जगह दी, तुम अवैध तरीके से आए ना, उसके बाद भी इतने दिनों तक अवैध जमीन पर कब्जा करते रहे। तो अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई कैसे गलत है? यह कोशिश काफी समय से चल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रहे हैं और उनके विधायक अमानतुल्लाह खान इनके बचाव में उतर आते थे। यह कहा जा रहा था कि कहीं यह भी हिंदू मुसलमान ना हो जाए। यहां तो भाई जब असदुद्दीन ओवैसी आके कह सकते हैं कि यूपी में एक मजहब खास का मुख्यमंत्री होगा, आप जबरन धर्मांतरण को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो यह तो रोहिंग्याओं को हटाने की बात थी। पिछली बार अमानतुल्लाह खान ने ऐसा ही कुछ किया था। पिछली बार योगी सरकार ने चलाया था बुलडोजर। योगी सरकार ने, जी हां, जब बुलडोजर रोहिंग्या कैंप्स पर चलाया, 5.2 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया। ये देखिए आप, ये बुलडोजर 5.2 एकड़, 150 करोड़ की जमीन है ये। इस पर किसका अवैध कब्जा था? रोहिंग्याओं का। रोहिंग्या कौन है? इल्लीगल इमिग्रेंट्स, अवैध तरीके से भारत में आए, अवैध तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा किया। दिल्ली के मदनपुर खादर में हुई कार्रवाई, यूपी सरकार की जमीन, जैसा मैंने आपको बताया, सिंचाई विभाग की जमीन पर ऐसा ही बुलडोजर चला है। और चलना नहीं चाहिए क्या? अवैध व्यक्ति आए, कहीं से भी आए, अवैध तरीके से, और आपके और हमारे
जो आपकी और हमारी चीजें हैं, भारत के नागरिकों की चीजें हैं, उस पर अपना हक जताने लगे। हाँ, कई जगह हो सकता है कि आपको मानवीय तौर पर उन्हें अनुमति देनी पड़े, दीजिए, लेकिन हर चीज वो अवैध करता रहे। जितने चोरी चकारी हो, जितना गलत काम हो, ये अवैध नागरिक करते रहे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे यूं कि बोले भाई होने दो। यूपी की जमीन पर था कब्जा। यूपी की जमीन क्या किसी सरकार की है? आपके और हमारे पैसे से आती है। रोहिंग्या शरणार्थियों का अवैध कब्जा, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की थी ये जमीन, नोटिस के बावजूद नहीं हट रहे थे रोहिंग्या। पिछली बार कार्रवाई के दौरान हुआ था हंगामा, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने किया था हंगामा। रोहिंग्या के साथ खड़ी थी क्या केजरीवाल की सरकार? आपको योगी का विरोध करना है, कीजिए केजरीवाल साहब, लेकिन अवैध तरीके से जो आदमी कब्जा करे बैठा है, किसी प्रदेश की जमीन है वो, उत्तर प्रदेश सरकार ने उपराज्यपाल से मदद मांगी दिल्ली की, पीएसी की निगरानी में, यानी सिर्फ पुलिस नहीं, पीएसी बुलानी पड़ी, फिर हटे हैं ये अवैध कब्जाधारी रोहिंग्या। क्या हटाना गलत था? आप बताइए, कू कीजिए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये कौन लोग थे जो यहां आ गए थे। रोहिंग्या रोहिंग्या करते हैं सब, तो म्यांमार के निवासी, म्यांमार भारत का कोई अंग, कोई राज्य नहीं है म्यांमार आज की तारीख में। सदियों 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 पुरातन काल में रहा होगा, लेकिन अभी नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के हैं, इन्हें अपना नागरिक नहीं मानता म्यांमार, म्यांमार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानता। बांग्लादेश में बसे हैं लाखों रोहिंग्या शरणार्थी, बांग्लादेश ने आने दिया, ये बात सही है। हिंदुस्तान में अवैध रूप से घुसे, यानी आने की अनुमति नहीं थी, बॉर्डर तोड़ के आए। जैसे ये टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, वैसे ये उधर से आए। रोहिंग्या बांग्लादेश से भारत में आए। रोहिंग्या मुसलमान जहां जहां गए वहां वहां अपराध ज्यादा बढ़ा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। भारत में करीबन कितने रोहिंग्या हैं मैं बताऊं आपको तो आपका होश उड़ जाएगा। 40,000 रोहिंग्या हैं, इनमें 24,000 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, कहां खाते हैं, किसके लिए नौकरी करते हैं, कुछ नहीं पता। केवल 16,000 की लिखित जानकारी है, 16,000 की लिखित। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, यहां रहते हैं। ये देख रहे हैं आप भारत के किस किस कोने में है। राजस्थान में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, यहां रहते हैं ये। हैदराबाद, तेलंगाना, तो ये हर जगह भारत के कोने कोने में पहुंच गए हैं। 48,000 हैं, सिर्फ 16,000 मालूम है, बाकी कहां है कुछ पता नहीं। तो ये भारत की बात है और इसमें आपको ये बताना जरूरी था कि अवैध शरणार्थियों के खिलाफ क्या हो रहा है। और वहीं ये जो मोबाइल फोन की हैकिंग की बात कर रहे हैं विपक्षी नेता, सरकार को तो सुन लो। असहमत हो, आपके पास हक है असहमत होने का, लेकिन जवाब तो ले लो। प्रधानमंत्री ने कहा पहने से पहने तीखे से तीखे सवाल के लिए तैयार हूं। आप तो सुनने को तैयार नहीं, आप तो गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं, मंत्री के हाथ से उतर रहे हैं। क्या सोचते हैं जनता देख नहीं रही? देख रही है। और हर दिन इसी तरह भारत की बात करेंगे हम, हर रोज रात 9 बजे। अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, कू कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।